डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां पार्ट 5। खाना खाने के बाद राय साहब बेड पर जा बैठे और तकिया के नीचे से द हिंदू निकालकर बोले, थोड़ा अखबार पढ़ लेते हैं हम। आप भी थोड़ी देर कुछ पत्रिकाएं देख लीजिए संतोष जी, थोड़ा करंट में कुछ देख लीजिए। शाम को बत्रा में हम लोगों के सर्किल में चलिएगा तो बातचीत में कंफर्टेबल रहिएगा। इस तरह से राय साहब ने संतोष को अपनी मंडली के महात्म्य के बारे में बता दिया था। द हिंदू हर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ज्ञान और जानकारी से ज़्यादा प्रतिष्ठा का अखबार था। वह लड़का ही क्या जिसके कमरे पर सुबह सुबह हिंदू फेंका हुआ न मिले। यह अलग बात है कि उस अखबार की रबड़ खुले न खुले। यद्यपि ज़्यादातर लड़के इस अखबार का बस टाइटल द हिंदू पढ़कर रख देते थे, पर कुछ ऐसे भी मेहनती लड़के होते थे जो डिक्शनरी निकालकर 4 घंटे तक द हिंदू पढ़ते थे और वहाँ आत्मविश्वास टाइप फील करते थे। राय साहब ऐसे ही मेहनतकश द हिंदू रीडरों में से थे, पर आज राय साहब केवल तस्वीरें देखकर ही खबरों का अंदाज़ा लगा रहे थे, क्योंकि संतोष के सामने डिक्शनरी निकालकर वे अभी तक का अपना टाइट भौकाल ढीला नहीं करना चाहते थे। बिना कुछ समझे आखिर आदमी कितनी देर तक अखबार के पन्ने उलटता। राय साहब ने जल्दी ही पेपर रखकर कहा, चलिए बत्रा निकलते हैं, आपका रूम भी तो ढूंढना होगा ना। संतोष भी हाथ में लिए क्रॉनिकल पत्रिकाएं को टेबल पर रखते हुए बोला, हाँ चलिए, रूमवा तो खोजना होगा। राय साहब तुरंत मुंह पर पानी मार फ्रेश हुए, बाल में भृंगराज तेल लगाया, शर्ट पैंट पहनी और संतोष के साथ बत्रा की ओर निकल पड़े। संतोष मन ही मन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हुए क्रॉनिकल के कुछ फैक्ट्स को दोहराता जा रहा था। वह पहली बार एक ऐसी मंडली से मिलने जा रहा था जहां पर बिना ज्ञान के मुंह केवल चाय पीने के लिए ही खोला जाता था। संतोष पहले दिन अपनी उपस्थिति केवल चाय पीने तक नहीं रखना चाहता था। वह मन ही मन इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि आज अपनी गर्म उपस्थिति दर्ज करा ही दे। उसने 9वीं कक्षा के ग्रामर की किताब में एक अंग्रेजी की लोकगीति पढ़ी थी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो आज उसी इम्प्रेशन की बात थी। रास्ते में चलने के दौरान राय साहब नेहरू विहार से लेकर मुखर्जी नगर तक सड़क के दोनों किनारे पड़ने वाले हर गली मकान का डिजाइन और किराए के बारे में बताते जा रहे थे। संतोष भी अपने संभावित गुफाओं को गौर से देखता जा रहा था। दोनों अब वैजू शुक्ला की चाय की दुकान पर पहुंच चुके थे। शुक्ला जी लगभग 40 वर्ष के रहे होंगे। बनारस के रहने वाले शुक्ला जी का पूरा नाम बजरंग शुक्ला था। शुक्ला जी एक समय नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे थे। 5,500 महीने की पगार से क्या होना था इस महंगाई में। बजरंग शुक्ला जी गणित के पक्के थे, हिसाब किताब के जानकार आदमी थे। किसी परिचित ने बताया कि मुखर्जी नगर जाकर एक बार भाग्य आजमाइए, यहाँ अब बैंकिंग की तैयारी करने वाले की भी अच्छी खासी आबादी रहने लगी थी। शुक्ला जी ने यहाँ एक मित्र की सहायता से बत्रा सिनेमा के ठीक बगल में महाराष्ट्र बैंक के ऊपर आर्यभट्ट रिटर्न नाम से एक कमरे की कोचिंग खोल ली। 0 से 10 तक विद्यार्थी जाते जाते 3 महीने बीत गए। जमा पूंजी खत्म होने लगी। तब जाकर उन्हें यहाँ के बाजार का गणित समझ में आया और कोचिंग बंद कर उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। आज महीने में 15,000 तो कहीं नहीं जाते, आगे चाहे जो हो। रोजाना की तरह शाम को शुक्ला जी की दुकान पर छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। 5-7 के समूह में अलग अलग गोला बनाकर लोग ज्ञान का बारूद उड़ा रहे थे। राय साहब भी संतोष को लिए वहां खड़े थे। राय साहब को देखते ही रुस्तम सिंह ने दोनों हाथ उठाए और जोर से बोला, अरे कृपा बाबू आइए महाराज। कहाँ थे 2 दिन गायब, एकदम महफिल सुना था यार। अरे वो लोअर मेंस का थोड़ा तैयारी में फंसे हुए हैं। राय साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति के प्रति खेद जताते हुए कहा, क्या कृपा बाबू आप जैसा विद्यार्थी लोअर फ्लोर के चक्कर में पड़ा है। अरे आप आईएएस पर फोकस होइए महाराज। रुस्तम ने राय साहब को कृत्रिम हवा भरते हुए कहा, हाँ क्या कीजिएगा,
चाहते तो हम भी नहीं हैं, पर घर परिवार के दबाव में मामूली परीक्षा भी देना पड़ता है। एक टीचर वाला भी फार्म डाले हैं, देखिए कब होगा परीक्षा। राय साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे 2 कप हाफ चाय लाओ वे छोटू, ये आप ही के साथ है ना? रुस्तम ने संतोष की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये संतोष जी हैं, हमारे मित्र, हमारे ही साथ हैं। राय साहब बोले, कहाँ, इलाहाबाद की धरती से हैं का? रुस्तम ने तुरंत पूछा। नहीं, ये बिहार से हैं, भागलपुर से, राय साहब ने बताया। तब तक बजरंग शुक्ला के यहाँ काम करने वाले छोटू चाय लेकर आ गया था। अबे जरा माचिस ले ही आओ बेटा, रुस्तम ऊपर की जेब से सिगरेट निकालते हुए बोला। तब तक राय साहब ने पहली चुस्की लेते हुए कहा, चाय एकदम पंचोछर लग रहा है, शुक्ला जी का भी क्वालिटी गिर रहा है अब। इलाहाबाद वाला चाय यहाँ कहीं नहीं मिला रुस्तम भाई, लीजिए। अरे इलाहाबाद वाला बात यहाँ कहाँ पाएंगे राय साहब, अल्लाहपुर चौराहे पर ललन की दुकान पे पीजिए, मज़ा आ जाता है। अपना ही चेला है, रुस्तम ने धुआं उड़ाते हुए कहा। मुखर्जी नगर में एक इलाहाबाद हमेशा चलता फिरता रहता है। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों में सबसे ज़्यादा सघन संख्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए छात्रों की ही है। ऐसा प्रतीत होता था यहाँ हर शाम जब भी ये छात्र चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, लिट्टी चोखा की दुकान पर, जलेबी की दुकान पर और चाट पकौड़ी की दुकान पर होते थे। अपने इलाहाबाद को बहुत मिस करते थे, अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज़्यादा। आहा, छेदन का पान, ओह मंटू की जलेबी, हाय नेतराम की कचौड़ी, हाय रे पलटन का पकौड़ा, साला ललन की चाय, ओह पिया मिलन चौराहा। ऐसे शब्द हर शाम मुखर्जी नगर में अबीर की तरह उड़ते थे। अपने छोटे शहर और विश्वविद्यालय के प्रति ऐसा मोह शायद ही अन्य जगहों से आए छात्रों में था। रुस्तम भाई, एक हेल्प करिए ना, ये संतोष जी को कमरा चाहिए था, जुगाड़ हो तो बताइए, राय साहब ने कहा। अच्छा कमरा, ओह देखते हैं, कुछ लौंडों को लगाते हैं, रुस्तम ने फ़ोन निकालते हुए कहा। राय साहब की संतोष की तरफ हंसते हुए बधाई की नज़र से देखा कि मानो कमरा तो मिलना तय है अब। हेलो बल्लू, हाँ बेटा, कोई कमरा खाली है क्या तुम्हारे गांधी विहार में? एकदम अभिभावक वाले अंदाज में पूछा रुस्तम ने। उधर से कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ आई, ठीक है, सारे लड़कों को बता दो कि रुस्तम भैया कमरा देखने बोले हैं। एक अपना ही चेला है बिहार का, उसके लिए चाहिए, रुस्तम सिंह ने एकदम अभिभावक वाले लहजे में कहते हुए फ़ोन काटा। देखिए लड़कों को तो एक्टिव कर दिया हूँ, मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे कॉल कर देना आप। अभी मैं एक पार्टी में निकल रहा हूँ, कल फिर दर्शन होगा। संतोष इधर यही सोच रहा था कि कैसे वह खड़े खड़े बिना रुस्तम का गुरुत्व स्वीकारे चेला हो गया था। उसने सोचा कि राय साहब से पूछे, पर फिर चेला होने की ही अपनी नियति मानकर चुप रहा। उसके मन में यह बात भी चल रही थी कि चलो अच्छा हुआ आज पढ़ाई लिखाई पर कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं तो गलत बोलकर फंस जाता तो भी चेला ही कहा था। अच्छा हुआ बिना फजीहत के चेला बन गया। रुस्तम के अंदाज ने संतोष को प्रभावित किया था। वह रुस्तम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। रुस्तम सिंह इलाहाबाद के रहने वाले थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद दिल्ली आईएएस की तैयारी के लिए आ गए थे। नेताई रुस्तम सिंह के स्वभाव में थी। लंबी लंबी हाँकना, 2-4 पतले दुबले मरमराहा से सेवकों के साथ घूमना उनके व्यक्तित्व में 5-6 चांद लगाता था। रुस्तम सिंह का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। ऐसा उनके कर्ज लेकर फुटानी करने की बीमारी के कारण भी था। इनके कुछ मित्र अब अच्छी जगहों पर स्थापित थे। उनके हर घरेलू आफत या खुशी में शामिल होकर इन्होंने एक कामचलाऊ समाज सेवी का भी ऐच्छिक पद प्राप्त कर लिया था। रुस्तम सिंह कुल मिलाकर इलाहाबादी मठाधीशी परंपरा के दिल्ली प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। ये चेला पालने में फिरोज शाह तुगलक के साढ़ू भाई थे। चेला बनाना और चेला से खाना बनवाना कोई इनसे सीखे। ये या तो आदमी को अपना चेला बनाते थे या जिससे इनकी फटती थी उसको गुरु बना लेते थे, पर अपने समकक्ष किसी को नहीं रखते थे। कई और छात्रों की तरह ये भी दिल्ली आईएएस बनकर आसमान छूने आए थे, पर अब बस इसी में संतुष्ट रहा करते थे कि जूनियर इनके पांव छूते हैं। राज साहब
और संतोष दोनों वापस कमरे पर आ गए। रुस्तम ने रूम दिलवाने को कह ही दिया था। सुबह उठते ही राय साहब ने सबसे पहले रुस्तम सिंह को फ़ोन मिलाया। फ़ोन ऑफ जा रहा था। 2-3 घंटे बाद भी यही हाल था। दोपहर तक भी फ़ोन ऑफ ही था। ये रुस्तम भाई को फ़ोन ऑफ जा रहा है काफ़ी देर से। चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास, वही दिलवा देगा। जल्दी रूम मिलेगा तो पढ़ाई भी तो शुरू करना है। राय साहब ने बत्रा जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। असल में राय साहब भी जल्दी से जल्दी अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। कई महीनों के बाद तो रूम पार्टनर घर गया था। इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर वे भी निजता का आनंद लेना चाहते थे। पार्टनर के घर जाने वाले दिन भी वे एक मित्र को लैपटॉप और कुछ नीली पीली सीडी ले आए थे, पर संतोष ने डेरा डाल सारा मामला खराब कर दिया था। जल्दी रूम नहीं मिलता तो संतोष यही टिका रहता। आखिर दिल्ली में वही एकमात्र परिचित थे उसके। बेचैनी में हर पल सभी फिल्में राय साहब मन ही मन चला रहे थे, वो भी हीरो हीरोइन का बिना नाम जाने। इस साला प्रॉपर्टी डीलर सबका तो पूछिए मत, कर्मियों को पता नहीं किस बात का पैसा चाहिए। खाली रूम का पता बता देता है और किराए का 50% डकार जाता है। राय साहब ने पत्रा पहुँचते ही खिसियाते हुए कहा, चलिए जो होगा दे दिया जाएगा राय साहब, कितना दिन घूमिएगा हम लोग, पढ़ना भी तो है। अच्छा चलिए, अपना एक दोस्त है मनोहर, यही अग्रवाल मिष्ठान के पीछे वाली गली में रहता है, उसे ले लेते हैं, जरा ठीक रहेगा रूम खोजने में। राय साहब ने कहा, हाँ चलिए। संतोष बोला। दोनों मुखर्जी नगर के मकान नंबर 570 की सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरे फ्लोर पर पहुंचे। दरवाज़ा हल्का सटा हुआ था। जैसे दरवाज़ा खुला, अंदर मनोहर तौलिया पहने, छाती पर कुछ चिपचिपा सा सफ़ेद पदार्थ लगाए जैन साधुओं की तरह बाल नोच रहा था। मुंह पर फेस पैक लगा हुआ था और बालों में काली मेहंदी। अरे क्या कर रहे हैं मनोहर भाई, राय साहब ने घुसते ही कहा। मनोहर पहले तो अकबका गया, फिर तुरंत खुद को सहज करते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस वो चेस्ट का बाल हटा रहे थे। हमको बाल से जाड़ा में भी पसीना आ जाता है। ऊपर बटन भी खोलिए तो थोड़ा ऑड लगता है। एकदम महाराज, बाल तो ऐसा नोच रहे हैं जैसे भुट्टा से बाल ही छुड़ाते हैं, राय साहब ने हंसते हुए कहा। मनोहर ने बिखरे पड़े बाल को पेपर में समेटा और मन ही मन राय साहब को गाली देने लगा। साला बिना बताए जब मन पहुंच जाता है, खड़ूस कहीं का जरलाहा, इसीलिए तो उम्र में सबसे पहले बूढ़ा गया। फैशन का मैया बहनिया करके रख दिया है ये लोग। संतोष के लिए यह दृश्य एकदम नया और रोंगटे खड़े करने वाला था। छाती का बाल नोचना दर्द भी तो करता होगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस छाती के बाल को उसके गांव में हिम्मत और साहस का प्रतीक माना जाता था, उसे मनोहर तार तार करके यहाँ नोच रहा था। अब राय साहब ने संतोष का परिचय कराया। संतोष ने अभी तक मनोहर का वास्तविक फेस नहीं देखा था। फेसपैक वाले मुंह से ही बात हो रही थी। रूमा खोजना है संतोष के लिए, राय साहब ने कहा। अच्छा, रूम का लफड़ा है, चलिए चलते हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो लेते हैं, मनोहर ने बाथरूम जाते हुए कहा। संतोष ने मनोहर के रूम को ध्यान से देखा तो सारा कमरा हॉलीवुड देवियों के सुंदर मनोहारी चित्रों से सजा हुआ था। उसके ठीक सामने वाली दीवार पर APJ अब्दुल कलाम और विवेकानंद की तस्वीर थी। दोनों महापुरुष तस्वीर में भी लजाए हुए मालूम पड़ रहे थे। 2 रैंक पर सौंदर्य प्रसाधन और एक पर कुछ किताबें रखी हुई थी। खूटी पर डिजाइनर जीन्स और शर्ट टंगी हुई थी। मनोहर तब तक चमक के बाहर आ चुका था। जरा पैरवा हटाइएगा राय साहब, कहते हुए मनोहर ने बेड के नीचे से सूटकेस निकालते हुए उसमें से नीली शर्ट और पेपे की जीन्स निकाली। पूरे बदन पर का वाइल्ड स्टोन डिओड्रेंट से अभिषेक किया। थोथने पर लोटस की क्रीम पली, शर्ट पर स्प्रे मारा और तैयार हो गया। अब वह मिस्टर मोतिहारी लग रहा था। संतोष ने झट से पहले मनोहर का नंबर मांगा और सेव कर लिया। राय साहब उसे ज्ञान तो दे सकते थे, पर दिल्ली जैसे शहर में संतोष के बिहार रूपी छवि और काया को सिटी लुक देने के लिए एक मनोहर जैसे ही फैशनमंदी मित्र की ज़रूरत थी। मनोहर के कमरे में संतोष को अच्छा महसूस हो रहा था। राय साहब के कमरे की सड़ांध तो संतोष को जो नथुने फटे थे, उन्हें वह यहाँ के गमगमाते वातावरण में रफू कर रहा था। धन्यवाद।